अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 6 मैथ का सेकंड टर्म का पेपर डिस्कस करेंगे। प्रोबेबली आपके स्कूल्स में असेसमेंट चल रही होगी, तो सेशन 2023 टू 2024 के जो आपके सेकंड टर्म के एग्जाम्स हो रहे हैं, प्रोबेबली जो आपका मैथ का पेपर आएगा वो इसी तरह का होगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम पेपर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, देन हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैथ का जो इंग्लिश वर्जन है उसे सोल्व करूंगा, देन हम उर्दू वाले वर्जन को भी देखेंगे कि वो किस तरह सोल्व होगा। तो पेपर में आपके पास टोटल मार्क्स जो होंगे वो 50 मार्क्स होंगे। सब्जेक्टिव पोर्शन के मार्क्स 35 होंगे। देन आपके पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन आएगा जिसमें 10 एमसीक्यूज होंगे और एक एमसीक्यू 1.5 मार्क्स कैरी करेगा। तो टोटल मार्क्स 15 हो जाएंगे, ठीक है। जो टाइम आपके पास गिवन होगा वो 1 आवर एंड 30 मिनट्स होंगे, ठीक है। इसी टाइम के अंदर अंदर आपने अपने पेपर को सोल्व करना है। यहाँ पर आपके स्कूल का नेम मेंशन होगा, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। देन यहाँ पर आपने अपना सेक्शन का नेम लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज होंगे, 10 एमसीक्यूज होंगे जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आप एमसीक्यूज को अगर आपने नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लें। देन हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें आपके पास, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। सिमिलरली यहाँ पर आप अगर देखें 2, 3, 4, 5 सारे क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। तो अगर आपने इनको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लें, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं उसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी आ गया। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन करना था तो नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, क्योंकि 10 क्वेश्चंस तो एमसीक्यूज में ही कवर हो गए थे। तो यहाँ पर आपके पास 11, 12 और 13 3 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, यहाँ पर आपके पास 2 पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 11 के, और पहले पार्ट के भी 5 मार्क्स होंगे और सेकंड पार्ट के भी 5 मार्क्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपके पास अगेन 2 पोर्शन है, और यहाँ पर भी आपके पार्ट ए के 5 मार्क्स हैं, पार्ट बी के 5 मार्क्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 पार्ट्स हैं अगेन, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आपके पास जो पार्ट ए के मार्क्स हैं वो 7 मार्क्स हैं और पार्ट बी के 8 मार्क्स हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ये उर्दू वर्जन है मैथ का। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, वीडियो में चैप्टर्स बने होंगे, आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं वो चाहें तो इन क्वेश्चंस के जिनको मैं अभी दिखाने लगा हूँ इनका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट डाउन कर लें, और सोल्यूशन इनका साथ में मैं डिस्कस कर दूंगा जब मैं इंग्लिश वाले पोर्शन का सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो नेक्स्ट इसी वीडियो के एंड वाले पार्ट में हम इसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये गिवन है, 2, 3, 4 सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास सारे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। और 7 थोड़ा सा हमारे पास विजिबल नहीं है, तो हम इसको भी देख लेते हैं जी। तो अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये भी दिख रहा होगा। आई होप आपने ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे या इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है जैसे मैंने इसी मैथ के इंग्लिश वर्जन में डिस्कस किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास 3 क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। और इन तीनों में हमारे पास 2-2 पार्ट्स हैं अगेन। यहाँ पर पार्ट 1 में हमारे पास अगेन 5 मार्क्स हैं और पार्ट 2 में भी 5 मार्क्स हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 में भी 5 मार्क्स पार्ट ए के, पार्ट बी के 5 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास सेम है, जैसे इंग्लिश वर्जन में थे वैसे ही उर्दू वर्जन में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास यहाँ पर पार्ट 1 के 7 मार्क्स हैं और पार्ट 2 के 8 मार्क्स हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ। तो मैं इंग्लिश वर्जन को सोल्व करूंगा, सिमिलरली आप उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि उर्दू में वो कैसे सोल्व होगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ अगर बढ़ें तो द अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर स्टेटमेंट अ नंबर x इंक्रीज्ड बाय 7 गिव्स 14। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक ऐसा नंबर जिसमें अगर हम 7 को ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 14 आएगा, ठीक है। जो हमारे पास पॉसिबल 4 आंसर्स गिवन है इनमें अगर हम पार्ट ए को देखें तो यहाँ पर x माइनस 7 इज इक्वल टू 14, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो कहा गया था कि इंक्रीज होगा 7 से, यहाँ पर तो माइनस हो रहा है, तो हमारा ये वाला सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पार्ट बी को देखें तो यहाँ पर x प्लस 7 इज इक्वल टू 14, तो ये x हमारे पास वही नंबर है जिसमें अगर हम 7 को ऐड कर दें, यानी यहाँ पर कहा गया था कि इंक्रीज बाय 7 यानी 7 से ये इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर क्या देगा 14। यहाँ पर भी हमारे पास जो इक्वल टू है, इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है 14, यानी अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 14 होगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। फिर भी हम बाकी पार्ट्स को भी देख लेते हैं। तो पार्ट सी में हमारे पास है x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 14। यहाँ पर पहली बात तो ये माइनस हो रहा है, और जो दूसरी बात वो ये है कि हमारे पास तो आंसर 14 आना चाहिए, यहाँ पर तो नेगेटिव 14 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर x प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 14, यहाँ पर भी 7 से इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन जो आंसर आ रहा है वो माइनस 14 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं हो सकता, ठीक है।
तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ये वाला बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 8x - 9 इज एन, अगेन हमारे पास 4 पॉसिबल आंसर्स हैं। पार्ट ए में अल्जेब्रिक इक्वेशन, अरिथमेटिक इक्वेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ये हमारे पास पॉसिबल आंसर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास दो ऊपर वाले आंसर्स हैं ना, अलजेब्रिक इक्वेशन और अरिथमेटिक इक्वेशन, ये दोनों तो बनते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8x - 9 इक्वल्स टू 0 तो लिखा नहीं हुआ, यानी कोई ये इक्वेशन तो बन नहीं रही ना। 8x - 9 ये आपके पास कोई इक्वेशन तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये पहले दो हैं ये दोनों तो हो गए रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में आपको पता है कि सिर्फ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो हमारे पास तो यहाँ पर वेरिएबल भी है, यानी हमारे पास x आ रहा है, अननोन वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी होती है। इसका मतलब ये जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फॉल कर रही है, तो इसका जो आंसर हमारे पास होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वो सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है इफ 3x + 7 इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ x इज, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर 3x + 7 इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अगेन हमारे पास 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास 3x + 7 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 7 यहाँ पर ऐड हो रहा है इसको हम दूसरी साइड पर ले देंगे और माइनस कर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3x + 7 ये था, अब चूंकि हमने इसको दूसरी साइड पर लेके जाना तो हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, तो क्या करेंगे, इधर भी -7 कर देंगे और इधर भी -7 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x + 7 - 7 इज इक्वल टू 2 - 7। दोनों साइडों पे हमने -7 को ऐड कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा जी, अब ये जो 7 है ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव 7 था और ये नेगेटिव 7 था, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि +7 - 7 इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2 - 7। 2 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो आपको पता है कि ये माइनस वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा ये भी माइनस का आएगा, ठीक है। तो 7 में से अगर 2 को माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाता है, ठीक है। तो 5 हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन ये जो माइनस का साइन था ये भी हमने साथ लगाना है, क्योंकि जो माइनस वाली वैल्यू थी ये बड़ी थी। अब हमारे पास जो आंसर आया है फिलहाल वो 3x - 5 आ गया है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें x की वैल्यू चाहिए थी। अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हमने दूसरी साइड पर इसको लेके जाना हो तो क्या करेंगे, 3 से हम दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे, तो 3x / 3 और -5 / 3, तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू -5 / 3। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो -5/3 के इक्वल होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या था जी। तो अगर अब हम देखें यहाँ पर हमारे पास जो पॉसिबल सॉल्यूशंस थे, यहाँ पर हमारा जो आंसर था वो -5/3 आना चाहिए था, क्योंकि हमने अभी सोल्व किया तो हमारा जो आंसर आ रहा था वो -5/3 था। पार्ट ए में हमारे पास जो आंसर है वो 3/5 है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5/3 तो एटलीस्ट हो ना। और यहाँ पर पार्ट बी में हमारे पास जो आंसर है वो -3/5 है, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि -5/3 चाहिए। अब पार्ट सी में अगर देखें तो यहाँ पर 5/3 है, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और पार्ट डी में अगर देखें तो यहाँ पर -5/3 है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर देंगे, पार्ट डी, ठीक है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें तो इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी। अब हमने एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, लेकिन हमें सिर्फ एक साइड उन्होंने बताई हुई है विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, तो इनमें से हमने फाइंड करना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर है, ठीक है जी। तो अगर अब यहाँ पर हम देखें, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी जो एक साइड हमें दी है ना वो 9 सेंटीमीटर है। अब हमें आइडिया है कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तभी तो वो स्क्वायर होता है ना। तो इसका मतलब जो हमारी बाकी साइड्स होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी 9 सेंटीमीटर होगी, और ये वाली साइड जो है ये भी 9 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ पर भी हम 9 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 9 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 9 सेंटीमीटर। आपको याद होगा कि अगर हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमने लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो हमारे पास एरिया आ जाता है, ठीक है। तो इसका अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो हमारे पास एरिया किसके इक्वल होगा, तो अगर हमने एरिया फाइंड करना हो तो लेंथ इंटू विड्थ करेंगे ना, अगेन यहाँ पर भी। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये हम इसको लेंथ कंसीडर कर लेते हैं और इसको विड्थ कंसीडर कर लेते हैं, तो ये 9 × 9 हो जाएगा, तो 9 × 9। अब इसका अगर हम आंसर फाइंड करें, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 81। या तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, या आपके पास दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि आपके पास एक साइड अगर आपको पता है तो आप उसका स्क्वायर ले लें। तो हमें पता है कि स्क्वायर की जो एक साइड है वो 9 है,
है, ठीक है, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो इसका आंसर भी अगर आप चेक करेंगे तो ये 81 ही आएगा, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर भी आपको पता है 9 इंटू 9 ये भी 9 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो वो हमारे पास अगेन 81 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 81 ही होगा। और एक चीज़, यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर था ना, तो यहाँ पर भी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर भी तो सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर होना चाहिए जी। तो यहाँ पर अगर हम आंसर्स को देखें तो यहाँ पर पहला हमारे पास जो आंसर है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये गलत है क्योंकि हमारा 81 आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी गलत है। और 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी गलत है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो डी आंसर है वो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो क्या ये उस आंसर के साथ मैच कर रहा है जो हमने सॉल्व किया था? जी बिल्कुल मैच कर रहा है, तो यही हमारा पॉसिबल आंसर है, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे कि ये डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, आइडेंटिफाई 2D शेप। तो 2D शेप हमने आइडेंटिफाई करनी है, तो हम अगेन हमारे पास 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पर अगर आप पहला देखें तो यहाँ पर एक सिंपल ट्रायंगल है हमारे पास, जो देखने से पता चल रहा है कि ये 2D है। अगर बी को देखें, पार्ट बी में हमारे पास एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर आपको आइडिया है, अगर आपने घर में भी देखा होगा जो सिलेंडर्स होते हैं ये 3D होते हैं, 2D तो नहीं होते ना, तो 3 डायमेंशनल होते हैं। यानी 2D का आपको आइडिया है, 2D और 3D का। 2D वो होते हैं जो प्लेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक आप पेपर कह सकते हैं, और जो सिलेंडर है आपने देखा होगा वो गोल होता है, यानी उसकी 3 आप कह सकते हैं कि डायरेक्शंस होती हैं। तो इनको हम इस तरह सिंपली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रायंगल को देखें तो ये ऑब्वियसली हमें देखने से पता चल रहा है कि 2D है, और ये सिलेंडर जो है ये 3D है। तो सिलेंडर तो हमारा आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि ये 3D है, हमें चाहिए 2D। और इसी तरह ये हमारे पास जो एक लाइन ड्रॉ की गई है, इसमें हमारे एक्सिस तो बताए नहीं गए। अब सिंपल एक लाइन सेगमेंट भी हो सकती है और एक्सिस भी हो सकते हैं। तो एक्सिस में और ये एक्सिस में से हमारे पास जी एक्सिस भी हो सकते हैं, तो जी एक्सिस जो हमारे पास होते हैं ये अगेन 3D में होते हैं, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली हमारे पास डी है, ये भी एक कोन है, तो कोन का आप इस तरह आइडिया लगा लें कि आपने कभी कॉर्नेटो तो खाई होगी, जो उसके नीचे कोन होती है वो भी 3 डायमेंशनली होती है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी 3D है, तो ये भी 2D में फॉल नहीं करता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो जो हमारे पास आंसर बचता है वो ऑब्वियसली ए बचता है, ठीक है। तो हम इसको कह देंगे कि ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा वो पार्ट ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 4 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर विल बी। तो हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हमें लेंथ और विड्थ बताई गई है। तो आपने इसका फार्मूला तो पढ़ा होगा, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ और विड्थ को हमने ऐड कर देना है, देन उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हम चेक कर लेते हैं, इसको सोल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा पेरीमीटर का, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, तो 2 एज इट इज आ जाएगा। लेंथ हमारे पास कितनी थी? 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6, और विड्थ हमारे पास थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर हम बाद में साथ में लगा लेंगे, ठीक है। और 6 प्लस 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 10 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 10, और 2 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। और सेंटीमीटर हमने साथ में नहीं लगाया था, ये सेंटीमीटर भी साथ में लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या हमारे पास जो पॉसिबल आंसर्स थे क्या उनमें 20 सेंटीमीटर है। जी तो पार्ट ए में हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर नहीं आया था, तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर है। पार्ट बी में 20 सेंटीमीटर है, जी तो यही हमारा राइट आंसर है। हमने अभी चेक किया था सोल्व करके, हमारे पास 20 सेंटीमीटर आया था। पार्ट सी हमारे पास 22 सेंटीमीटर है, ये भी गलत है। 24 सेंटीमीटर, ये भी गलत। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो पार्ट बी में 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर विल बी। पार्ट ए में हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, पार्ट बी 12 सेंटीमीटर, पार्ट सी 16 सेंटीमीटर एंड पार्ट डी 20 सेंटीमीटर। तो सोल्व करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए। ये हमारे पास एक स्क्वायर था और इसकी एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया था, ठीक है। तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फार्मूला क्या था? P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला था। तो अगर हमने पेरीमीटर फाइंड करना है तो 2 एज इट इज आ जाएगा। लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और विड्थ हमें नहीं पता, तो विड्थ हम कैसे फाइंड करेंगे? आपको आइडिया है स्क्वायर का कि स्क्वायर में जो चारों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। मीन्स कि ये वाली साइड भी इक्वल होगी और ये वाली साइड भी इक्वल होगी, और जो नीचे वाली साइड है ये वाली साइड ये भी इक्वल होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है और ये नीचे भी 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब जी जो ये वाली विड्थ होगी ये भी 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है।
ऐसे ही है ना, तो हम यहाँ पर भी लिख लेंगे 4, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 + 4 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल। तो यहाँ पर 2 × 8 = 16 और सेंटीमीटर हम साथ में लिख लेंगे ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया पेरीमीटर का वो क्या आंसर आया, 16 सेंटीमीटर जी। तो अब यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारे पास 16 सेंटीमीटर आंसर है। तो पार्ट ए में हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ये वाला आंसर गलत है। देन हमारे पास पार्ट बी में है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। पार्ट सी में 16 सेंटीमीटर, जी हमारा आंसर 16 सेंटीमीटर ही आया था, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। और पार्ट डी हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ये भी गलत है। तो पार्ट सी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द नंबर ऑफ सर्फेसिस इन अ क्यूबॉइड आर। एक क्यूबॉइड में आपके पास कितनी सर्फेसिस होती हैं ये आपने बताना है, मतलब उसकी कितनी साइड्स होती हैं, सिंपल वर्ड्स में वो आपने बताना है, ठीक है। पार्ट ए आपके पास है 2, पार्ट बी है 4, पार्ट सी 6 और पार्ट डी 8, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं हमारे पास कितनी साइड्स हैं एक क्यूबॉइड में, ठीक है जी। तो हमारे पास कुछ इस तरह का क्यूबॉइड होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम एक शेप में देखें तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा होता है, इस तरह का, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। सिमिलरली ये टॉप, ये राइट, और ये जिस तरह यहाँ पर राइट है इसी तरह वहाँ पर लेफ्ट साइड भी होगी, और जिस तरह ये टॉप है नीचे भी एक बॉटम साइड होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको खोल के देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी, एक बैक साइड, एक फ्रंट साइड, एक बॉटम साइड, और ये टॉप वाली साइड जो ये रही, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कितनी सर्फेसिस इसकी हो जाएंगी। तो अगर हम इनको काउंट करें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल साइड जो हमारे पास होंगी टोटल 6 होंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी सरफेस होगी क्यूबॉइड की वो कितनी होगी, 6 होगी। तो अब हम इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट ए है उसमें 2 है, तो हमने देखा था क्यूबॉइड की जो सरफेस थी वो 2 तो थी ही नहीं, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया ना सबसे पहले। पार्ट बी में 4 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर सही नहीं है क्योंकि हमारी सरफेस 6 थी। तो पार्ट सी में हमारे पास 6 सरफेसिस ही बताई गई हैं, तो ये हमारा आंसर सही है। पार्ट डी में 8 है, तो ये भी रॉन्ग है। तो पार्ट सी हमारा करेक्ट आंसर है और इसको हम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन लाइंस आर। आपके पास 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, अगेन पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो नॉन पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो आपस में पैरेलल नहीं होती या इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब आगे जाके जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, और परपेंडिकुलर यानी उनका 90 का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इमेज को देख के आइडिया हो रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि ये आगे जाके आपस में एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो ऑब्वियसली आंसर ए होगा, यानी पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर गिवन स्क्वायर इज। हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री इसकी स्क्वायर की क्या होगी। तो देखने से ही आइडिया हो जाता है, ये तो सबसे सिंपल है कि इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री होगी स्क्वायर की वो 4 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में आपने क्वेश्चन आपके पास गिवन होंगे 3 क्वेश्चंस। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कितने मार्क्स का एक एक क्वेश्चन होगा। तो हम अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो पार्ट ए में हमारे पास है सिंप्लीफाई करना है हमने 2x + 4x + 3y + 9x - 3x - 2y, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम ये कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं जी। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने सॉल्व करना है, हमने इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस कर्ली ब्रैकेट्स एज इट इज आ जाएंगी और मिडिल ब्रैकेट्स में इनको कहा जाता है 3y प्लस यहाँ पर हमारे पास 9x - 3x। अब अगर आप इनको देखें तो ये दोनों x वाली वैल्यूज हैं, यानी ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो 9x - 3x, अगर हम 9 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6x, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू जो हमारे पास है वो बड़ी है, यानी 9x वाली वैल्यू बड़ी है, और -3x यानी ये छोटी वैल्यू है। तो 9 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हमने यहाँ पर 6x लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास -2y है, तो इसको एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। -2y और ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे तो हमारे पास ये पहला स्टेप आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। देन नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 2x एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4x + 3y प्लस, अब हमने इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव था, यहाँ पर भी पॉजिटिव था, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर माइनस है, तो पॉजिटिव और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जब भी प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आंसर
आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पर हमारे पास इसलिए माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2y, ठीक है। और ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेते हैं। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे जी, थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ हैं मिडल ब्रैकेट्स में जिनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम x वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेंगे और y वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पर 4x प्लस 6x को हम यहाँ पर लिख लेंगे जब रीअरेंज कर रहे होंगे, और यहाँ पर 3y है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3y माइनस 2y, ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन यहाँ पर 2x प्लस, इन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 4x प्लस 6x किसके इक्वल होता है, 10x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3y माइनस 2y। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है, तो 3 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, ठीक है। तो 1 हम साथ में लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट्स को बाद में क्लोज कर देंगे। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वाली जो मिडल ब्रैकेट्स हैं इनको हमने ओपन करना है, ठीक है। तो इनको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पर 10x था तो ये 10x आ जाएगा क्योंकि बाहर पॉजिटिव था। अब यहाँ पर भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 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 ही रहते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव y आ जाएगा, ठीक है। अब हमने दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व कर लिया, अब हमारे पास बची हैं सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो 2x प्लस 10x किसके इक्वल होता है, अब हमने इनको सोल्व करना है। तो 2x प्लस 10x किसके इक्वल होता है, 12x के इक्वल और प्लस y। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब याद रहे अगर आप इस तरह सोल्व करेंगे तो आपको पॉसिबली फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपने यहाँ पर इक्वल्स लाजमी लगाना है, ठीक है। क्योंकि आप सोल्यूशन कर रहे हैं तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या आंसर आ रहा है, तो इसलिए आपने ये इक्वल्स का साइन लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो आपने इक्वल्स टू लाजमी लगाना है, ओके। तो बच्चे अगर आपने ये क्वेश्चन नोट करना है तो ये आपके पास सोल्यूशन गिवन है, तो आप अगर नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो बच्चे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करें विच इज़ पार्ट बी, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में है सब्ट्रैक्ट 50x प्लस 25y माइनस 15z फ्रॉम 70x प्लस 75y प्लस 10z। तो इसको हमने जब सोल्व करना है तो इसके भी हमें 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया और मेथड 1 से इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका हम देख लेते हैं क्या आएगा। तो हमने सिंपली करना क्या है, ये जो वैल्यू ना हमारे पास 70x प्लस 75y प्लस 10z, इसमें से 50x प्लस 25y माइनस 15z को माइनस कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसे हम लिखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 70x प्लस 75y प्लस 10z, ठीक है। और इसमें से हमने माइनस कर देना है इस वाली टर्म को 50x प्लस 25y माइनस 15z को, तो यहाँ पर आ जाएगा 50x प्लस 25y माइनस 15z, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनकी ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 70x प्लस 75y प्लस 10z माइनस, यहाँ पर नेगेटिव साइन था अंदर पॉजिटिव की वैल्यू है, तो यहाँ पर माइनस अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर हमने माइनस लिख लिया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस का 50x, देन यहाँ पर हमारे पास माइनस है और अंदर पॉजिटिव है, तो अगेन माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस 25y। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 15z है ये हमारे पास पॉजिटिव का आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं रीअरेंजिंग। तो जी रीअरेंज करने के बाद हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले x वाली जो वैल्यूज होंगी उनको एक साथ लिख लेना और देन y वाली वैल्यू, देन हमने लास्ट में z वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख लेना है। तो 70x यहाँ पर हमारे पास x वाली वैल्यू सबसे पहले ये आ गई, देन हमारे पास x वाली वैल्यू कहाँ पर है, ये रही, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। तो इनको पहले हम लिख लेते हैं 70x प्लस सॉरी माइनस 50x, क्योंकि ये माइनस की है ना तो यहाँ पर माइनस का आएगा, ठीक है। देन हमने y वाली वैल्यूज लिखनी है, तो यहाँ पर हमारे पास 75y पहली वैल्यू आ गई, देन यहाँ पर ये सेकंड वैल्यू माइनस 25y, ठीक है। तो इनको हम लिख लेंगे यहाँ पर प्लस 75y और यहाँ पर माइनस का 25y है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 25y, ठीक है। नेक्स्ट हमने z वाली वैल्यूज लिखनी थी, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 10z है और अगेन यहाँ पर देखिए ये हमारे पास लास्ट वैल्यू बची थी जो अगेन पॉजिटिव की है और z की वैल्यू है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख देना है प्लस 10z प्लस 15z, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सोल्व करें तो 70x माइनस 50x हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 25x। पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी थी तो हमारे पास पॉजिटिव का आंसर आ गया, ठीक है।
देन हमारे पास अगेन यहाँ पर पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ी है और 75 में से हमने -25y कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर साइन आ जाएगा और 75 में से 25 को माइनस करेंगे तो 50y, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड कर देना क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव की है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव का ही होगा। तो 10 + 15 ऑब्वियसली 25 होता है, तो ये भी हमारे पास 25C ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया था। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन हम मूव करेंगे इसके मेथड 2 की तरफ। हम मेथड 2 में इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं तो हम वो देखेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड को अगर हम देखें तो अगेन हमने क्या करना है, इस वाली टर्म में से इस टर्म को माइनस करना है। 70x + 75y + 10z में से 50x + 25y - 15z को माइनस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको हम इस तरह लिख लेंगे 70x + 75y + 10z माइनस, और हमारे पास दूसरी टर्म कौन सी थी, 50x + 25y - 15z, ठीक है। तो ये हमने इनको लिख लिया। अब हमने करना क्या था, हमने इनको माइनस करना था, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करना था। तो जब हम माइनस करेंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, तो साइंस हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनको अगर अब हम सोल्व करें तो 70 में से अगर हम 50 को माइनस करें तो पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में होगा। तो 70 में से 50 को माइनस करने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो होगा 20x, ठीक है। देन हमारे पास 75y - 25y, ठीक है। तो 70 में से अगर हम 75 में से अगर हम 25y को माइनस करेंगे तो हमारे पास अगेन जो वैल्यू आएगी, क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा साइन यहाँ पर, तो हम पॉजिटिव लिख लेते हैं। और 75 में से 25 माइनस करने पर हमारे पास 50 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 50y। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये भी 10z पॉजिटिव का और 15z भी पॉजिटिव का होगा, क्योंकि हम माइनस कर रहे थे तो साइंस चेंज हो गए थे। तो अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 10 + 15 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेते हैं। देन 10 + 15 = 25z, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाए। तो स्टूडेंट्स आपके सामने दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए। आप चाहें तो दोनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड 1 है ना वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उस मेथड से अगर आप करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हो सकता है आपको चेक करने मार्क्स आपको एक एक स्टेप के देने हो, तो वो वाला मेथड ज़्यादा प्रेफर्ड मेथड है, ठीक है। याद रहे दोनों मेथड में से अगर आप कोई भी मेथड अडॉप्ट करते हैं आंसर आपका सेम ही आएगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसके भी हमारे पास पार्ट 1 में हमारे पास 5 मार्क्स हैं और हमसे कहा गया है सोल्व 8x + 12 = 4x + 24। इसको हमने सोल्व करना है, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख लिया है, इसको हमने अब सोल्व करना है। तो सोल्यूशन इसका क्या आएगा, हमने सिंपली क्या करना है, x वाली वैल्यूज को एक साइड पर रहने देना और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हमने एक साइड पर ले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस 12 को दूसरी साइड पर लेकर जाना है, यानी इस साइड पर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर +12 है, हमें क्या चाहिए, इधर 12 चाहिए। तो हमें पता है कि जब हम पॉजिटिव 12 को इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, एडिंग -12 ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा कि जब हम -12 को इस साइड पर भी ऐड करेंगे, इस साइड पर भी ऐड करेंगे, तो -12 तो इस साइड पर आ जाएगा, और ये वाला 12 उस -12 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह होगा। 8x + 12, अब ये वाला -12 इधर ऐड हो रहा है एक, ठीक है। एक 12 -12 जो है ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। देन यहाँ पर 4x + 24 और -12 ये वाला जो हमने दोनों साइड पर ऐड किया था, तो एक -12 इधर आ गया और एक -12 इधर आ गया। अब अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आपस में ऐड हो रही हैं और ये पॉजिटिव की और ये नेगेटिव की है। तो ये प्लस की वैल्यू और ये नेगेटिव की वैल्यू दोनों इक्वल हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x + 0 = 4x + 24 - 12, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 4x को, जो ये हमारे पास 4x है ना, इस 4x को हमने इस साइड पर लेके आना है, ठीक है। तो जब हमने इसको इस साइड पर लेके आना तो अगेन हम किससे ऐड करेंगे, -4x बोथ साइड्स पर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 4x यहाँ पर पॉजिटिव है। तो जब हम इसको इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एडिंग -4x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये मैंने BS लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर कंप्लीट लिखना है बोथ साइड्स, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8x + ये 8x तो एज इट इज लिख लिया ना हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये हमने -4x ऐड करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये ज़ीरो साथ में ऐड करें आप या ना करें, क्योंकि अगर ज़ीरो के साथ किसी भी चीज़ को ऐड करेंगे तो वो ऑब्वियसली जिसके साथ हम ऐड कर रहे हैं वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस ज़ीरो को रहने देते हैं और 8x के बाद यहाँ पर हम -4x जो हम ऐड कर रहे थे दोनों साइड्स पर वो लिख लेते हैं। -4x इज इक्वल टू, यहाँ पर 4x था तो हम यहाँ पर -4x भी ऐड कर लेते हैं, जो हमने बोथ साइड्स पर ऐड किया था वो वाला भी इधर ही लिख लेते हैं साथ में, ताकि हमें दोबारा रीअरेंज ना करना पड़े। देन हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यूज थी 24 - 12, तो इनको अब हम ऐड कर लेते हैं, दोनों ऐड हो रही हैं। यहाँ पर पॉजिटिव थी और यहाँ पर नेगेटिव। तो अगर आप देखें जब हम इस तरह की वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ी है तो हमारे पास जो आंसर आता होता है वो भी पॉजिटिव का आता होता है, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा लेंगे और 24 में से इस 12 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस हो रहा है। तो 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अगेन यहाँ पर 12 आएगा। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 4x -4x के साथ कैंसिल हो रहा है, तो हम इनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8x - 4x इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉजिटिव का जो 8x है ये बड़ा है और माइनस का 4x जो है वो छोटा है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो 8 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4x, ठीक है, और इक्वल्स टू 12। ओके हो गया। अब ये 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें x की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू अगर चाहिए तो ये 4 इधर जाके डिवाइड होगा दूसरी साइड पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 4 को दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। अब जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 4x डिवाइडेड बाय 4, ये 4 कौन सा है जो हमने डिवाइड किया वो वाला, ठीक है। देन यहाँ पर 12 और अगेन यहाँ पर भी 4 डिवाइड होगा क्योंकि हमने दोनों साइड्स पर डिवाइड करना है, तो ये वाला 4 इस 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 12/4 था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए ये भी कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 4 1s और 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3/1। अब 3 के साथ 1 डिवाइड हो रहा है तो 1 चाहे लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सोल्यूशन आपके सामने गिवन है, तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपने नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट बी। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इज 54, फाइंड द नंबर्स। आपने 3 ऐसे कंसेक्टिव नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 54 होगा, ठीक है। तो कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2 और 3, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, आपको आइडिया 1 2 3 सो ऑन, आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 अगर हम इनका सम करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं 1 + 2 3, 3 + 3 = 6। सिमिलरली जो हमारे से वो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास कौन से ऐसे 3 नंबर हैं कि जिनको आप ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 54 होगा, ठीक है। तो आपने ऐसे 3 नंबर्स फाइंड करने। अब कंसेक्टिव नंबर्स किस तरह आते हैं, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए ना। 1 2 3 तो हमने रट्टा लगाया हुआ है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं किस तरह आते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स ये होते हैं 1 2 3 सो ऑन, तो ये हमारे पास ही इस तरह आ जाते हैं। अब कंसेक्टिव नंबर्स हमने फाइंड करने हो तो फिर हम क्या करें, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज करें आपके पास एक नंबर है 1, ठीक है। अब आपको इससे नेक्स्ट नंबर अगर चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली उस नंबर में, यानी जो आपके पास पहला नंबर है उसमें एक और ऐड करेंगे तो वो हमारे पास सेकंड जो नंबर हमें चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर हमारे पास इस तरह क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये वाला 2 हमारे पास किस तरह आया था। जो हमारे पास पहला नंबर पता था हमें, उसमें हमने एक ऐड किया तो पता चल गया कि नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाला डिजिट है या जो नंबर है वो ये 2 है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें चाहिए, यहाँ पर पता होना, हमें पता नहीं है कि यहाँ पर थर्ड नंबर कौन सा आएगा, तो थर्ड नंबर हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने एक ऐड किया तो हमारे पास दूसरा नंबर आ गया था। अब हमें तीसरा नंबर चाहिए, तो एक तो हमारे पास नॉन है ना, ये वाला 1 तो हमारे पास नॉन है, ये वाला 1 भी नॉन है। अब ये वाला 1 हमने वही वाला 1 यहाँ पर लिख लिया। अब हमें अगर थर्ड नंबर यहाँ पर चाहिए, यानी जो हमें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, क्योंकि 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास तीसरा नंबर आएगा ना। एक ऐड किया तो दूसरा आ गया, अब हमें तीसरा नंबर चाहिए तो उसमें 2 ऐड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हमने 1 + 2 किया तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें फोर्थ नंबर चाहिए जो हमें नहीं पता, तो 1 हमारे पास वही आ जाएगा जो हमारे पास नॉन है, यानी जिसका हमें पता है। देन हमें फोर्थ नंबर नहीं पता, तो उसमें हम क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे, यानी 1 + 3 होगा तो चौथा नंबर हमारे पास आएगा ना। तो ठीक है, तो
तो इस तरह हमारे पास फोर्थ नंबर आ जाए। अब इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे कंसेक्टिव नंबर्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो कंसेक्टिव नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमें नंबर्स चाहिए यहाँ पर वो, क्योंकि अननोन है, हमें भी पता है कि अननोन है। पहला नंबर हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास है x, ठीक है। अब अगर हमें सेकंड नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर हमने ऐड किया एक उसमें तो हमारे पास आ गया सेकंड नंबर, ठीक है। अब हमें थर्ड नंबर चाहिए तो उसमें क्या करेंगे, हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास थर्ड नंबर आ जाएगा। ऐसे ही है ना, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है और ये हमारे पास थर्ड नंबर है, और इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 54 आता है। ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पर लगा देंगे प्लस के साइंस और इनको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी टर्म बन जाएगी जिसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो x हमने अभी अज्यूम किया ना, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी तो हमें आइडिया हो जाएगा कि उसमें हम एक ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा जो कंसेक्टिव नंबर हमें चाहिए, एंड सिमिलरली थर्ड नंबर भी हमें चाहिए। तो वो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर हम उनको वेरीफाई भी करके देख लेंगे। तो इसके लिए बेसिकली अब हमें इनको ऐड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठे कर लेंगे और सबसे पहले x वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, देन हम जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रीअरेंजिंग, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगी x वाली टर्म्स, x प्लस x, देन ये वाला थर्ड x, ये दोनों x है, ठीक है। इनको ऐड किया तो हमारे पास ये तीनों x यहाँ पर आ गए। देन हमारे पास प्लस, और अब हमने कॉन्स्टेंट्स को ऐड करना है, तो ये 1, ये 2 और ये 54, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पर इनको कॉन्स्टेंट्स को यहीं पर रहने देते हैं ना, +2 इज इक्वल टू 54, ठीक है। तो इन तीनों x को अगर हम ऐड करते हैं, ये एक x है, ये दो मतलब दूसरा x ऐड होगा तो 2x हो जाएगा, देन थर्ड x ऐड होगा तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x। ये हमारे पास इन x को ऐड करने के बाद आंसर आ गया। प्लस यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये 1 + 2 हो जाएगा 3 के इक्वल, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पर 54। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस 3 को इस साइड पर ले दें या फिर इस 54 को इस साइड पर ले आएँ। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो हमारे पास जो हमें इजी लगेगा वो यही होगा कि हम इस 3 को इस साइड पर ले जाते हैं, ठीक है। तो हम इस 3 को इधर ले जाते हैं। तो इसको उधर लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, -3 दोनों साइड पर ऐड कर देंगे, एडिंग -3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 3x + 3 और ये -3 जो हमने ऐड किया वो वाला आ गया, प्लस यहाँ पर 54 था और -3 जो हमने ऐड किया ये वाला आ गया। अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3x और यहाँ पर आ जाएगा 54 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 51, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम उधर डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पर 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर 3 के साथ हम बोथ साइड्स पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, x की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 51 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब हमने चेक करना है क्या ये 51 3 से डिवाइड होता है, तो करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 1, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 21 और 3 7 21, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 और ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया 17। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 17, क्योंकि ये यहाँ से कटेगा तो यहाँ पर 17 आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 17। दैट मीन्स कि जो हमारे पास ये वैल्यूज थी, ये वाली, ये x और ये x, अगर इनकी जगह पे हम 17 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 54 आएगा। अब बच्चे आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू 17 आ गया ना, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू बनी थी ना, ये जो इक्वेशन बनी थी ना, x + x + 1 + x + 2 इज इक्वल टू 54, सिंपली इसमें आप x की जगह पर वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर हम पुट करके देख लेते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 17 इन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 का नाम मैंने उसको वैसे नहीं दिया था, आप उसको अगर चेक करना चाह रहे हैं तो आप उसको दे सकते हैं। तो x की जगह पर 17 पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17 जो कि हमने x की जगह पर पुट किया है। देन हमारे पास यहाँ पर अगेन यहाँ पर 17 आ जाएगा +1 + 17 हमारे पास x की जगह पर आ गया। देन अगेन यहाँ पर +2
और इक्वल्स टू 54। अब आप वेरीफाई करें, इनको आप ऐड करके देखें तो इनका आंसर भी जो आएगा वो 54 ही आएगा। तो 54 इज इक्वल टू 54। इस तरह आपके पास वेरीफाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर जो है वो सही आया या फिर नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये x इज इक्वल टू 17 तक आपका जो आंसर था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, यहाँ आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके सामने सोल्यूशन है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। याद रहे आपने यहाँ पर सबसे पहले लेट लाजमी कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनको सॉल्व करने पर आपके पास x इज इक्वल टू 17 आपका आंसर आ गया था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमने किस तरह फाइंड किए थे। ये आप एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, लेकिन आपने ये क्वेश्चन में नहीं लिखनी, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए थी। ठीक है, ये चीज़ें जो आपके पास यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सारी ये आपने लाजमी क्वेश्चन में लिखनी है सोल्यूशन के दौरान। ठीक है, अगर आप सोल्यूशन में ये नहीं लिखेंगे सारी चीज़ें और साथ में नहीं बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपने क्या क्या किया है, तो क्योंकि एग्जामिनर को समझ नहीं आएगी तो मे बी वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। तो आपको एज इट इज़ नोट डाउन करना है और बताना है कि आपने ये कैसे कैसे फाइंड किया है। ठीक है जी, तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास पार्ट ए आ जाता है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ 7 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आपके पास विड्थ ही होती है। ठीक है, तो पेरीमीटर का आपने फार्मूला तो पढ़ा होगा। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो ये आपने सिंपली अप्लाई कर देना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपके पास लेंथ है। ठीक है, और ये आपके पास विड्थ है। ठीक हो गया, लेंथ आपके पास कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और विड्थ आपके पास कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। अब जब हमने इसको सॉल्व करना है तो सिंपली हमने इस फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास है कितनी? 7 सेंटीमीटर। देन हम लिखेंगे फॉर्मूला विच इज P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, देन हम इसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पेरीमीटर हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 2 इंटू लेंथ हमारे पास थी 12 सेंटीमीटर प्लस विड्थ हमारे पास थी 7 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 12 प्लस 7 किसके इक्वल हो गया? 12 प्लस 7 किसके इक्वल हो गया? 19 के इक्वल। ठीक है, और 19 इंटू 2 38 के इक्वल। तो 38 सेंटीमीटर हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये हमारा सोल्यूशन होगा। तो अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इफ इट इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, सामने एक क्यूबॉइड है। ठीक है, और इसकी आपको जो लेंथ, विड्थ और हाइट गिवन है वो आपने लिखनी है। सबसे पहले आपने लिखना है लेंथ, और लेंथ आपके पास कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। देन विड्थ कितनी थी? विड्थ है जी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट आपने लिखने के बाद क्या करना है? लेंथ, विड्थ और हाइट लिख ली। अब आपने इसका अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा? इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है वो आप लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू लेंथ आपके पास कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 इंटू जो आपके पास विड्थ थी वो कितनी थी? 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी थी? हाइट 5 थी। ठीक है, तो इनको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो होगा 210 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 210, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाए। तो अगर आपने इसको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लें, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह आपका जो उर्दू वर्जन है सेम इसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह हमने इंग्लिश वर्जन में सॉल्व किया था। बस आपने जो मैंने टर्म्स इंग्लिश में लिखी हैं आपके मुताबिक जो उर्दू में टर्म्स होंगी आपने उस तरह उनको लिख लेना है, और सोल्यूशन बाकी सारा सेम है। ठीक है, आप चाहें तो इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लें और बाद में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं उर्दू में जिस तरह आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, और ये आपके 6 मैथ का सेकंड टर्म का जो पेपर था वो हमने अभी सॉल्व किया है, और अगर इसका कोई वर्जन और होगा तो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।